हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। और राजस्थान का 2020-21 का जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसकी सीरीज लेके एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और बजट का जो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है इससे पहले, जो 2021 का बजट था। और जो क्वेश्चंस आप लोगों को जो एक डर बैठा रहता है मन में इकोनॉमिक रिव्यू को लेके, सॉरी इकोनॉमिक्स को लेके कि एग्जाम में इकोनॉमिक्स है, मैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को साथ ही साथ में एग्जाम के क्वेश्चन भी दिखाता चलूं कि जो क्वेश्चंस आते हैं राजस्थान के एग्जाम्स में इकोनॉमिक के, वो सारे के सारे इकोनॉमिक रिव्यू से उठ के आते हैं। अराउंड 90% जो क्वेश्चन है आप लोगों को इकोनॉमिक रिव्यू से दिखाई दे जाएंगे। अराउंड 90% क्वेश्चन, ठीक है। इवन आप लोगों को मैं एक लास्ट ईयर आरएस में आया था झील वाला, नेशनल लेक करके कोई प्रोग्राम था, वो भी आपको इकोनॉमिक रिव्यू में उस टाइम के देखने को मिल जाता। उसके बाद जब से देखो गहलोत सरकार आई है, या हम ये कह सकते हैं कांग्रेस की पार्टी आई है, क्योंकि कोई मतलब इसमें वो वाली बात है नहीं, पार्टीवाद वाली बात, मैं आपको एक बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये जो बीच में वसुंधरा राजे सरकार की योजनाएं थी उनको न पूछते हुए सीधे बाईपास करके 2011 2013 यहाँ की योजनाओं पे जा रहे हैं लोग सीधे। जैसे दवाई की योजना पूछ ली, जांच की, निःशुल्क जांच की योजना पूछ ली, या उससे भी पहले के कार्यकाल की कोई योजना पूछ ली। और इन टाइप पे निरोगी राजस्थान या फिर जन आधार कार्ड, जो मैं करंट अफेयर में सब कुछ कवर कर चुका हूँ, तो इन सब के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और बाकी जो इकोनॉमिक का एक डर बैठा रहता है कि इकोनॉमिक समझ नहीं आ रही, याद नहीं होती, तो उन सबको लेके जो एक आप कह सकते हो मिथ है वो यहाँ से दूर हो जाएगा कि जो 90% 80 to 90% क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से उठ के आ रहे हैं, सीधे के सीधे इकोनॉमिक रिव्यू से उठ के आ रहे हैं। तो हमारा जो एम रहेगा, सबसे पहली बात, पेपर पास करना जरूरी है। पेपर पास करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आप लोगों को ये जो पूरी सीरीज करनी पड़ेगी जो इकोनॉमिक रिव्यू से रिलेटेड है, ये जो रहने वाला है, इसमें एमसीक्यू फॉर्म थोड़ी सी कम रहेगी और थ्योरी पार्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है। और अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था आरपीसीएसएफ का, उसमें पूछी गई थी पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो आपको यहीं से देखने को मिलेगी पूरी की पूरी। देन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बेस ईयर पूछा गया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, आई थिंक सेम एग्जाम में ही वो 1990 के आसपास की है, जो वो आपको 1999 वो आपको यहीं से देखने को मिलेगी। तो मतलब बहुत सी तमाम चीजें हैं जो आपको इकोनॉमिक रिव्यू से मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ एक जो मैसेजेस देते हैं आप लोग जब इकोनॉमिक रिव्यू का पूरा डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, तो मेरी एक सलाह यही है कि आप लोग एक बार डाउनलोड कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान जयपुर की वेबसाइट, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके स्टार्टिंग के 2-3 पेज पे जैसे निरंजन आर्य चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने अपने मैसेज दिए हैं इसके बारे में कि इकोनॉमिक रिव्यू क्या है और इसमें क्या क्या बताया जाता है। तो इनके जो मैसेजेस हैं यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है। तो मैंने इसलिए जो उसके मेन परसेप्ट्स हैं वो सारे निकाल लिए, मेन जिस्ट निकाल लिया है। तो पहले ये है, आई थिंक हमारे इकोनॉमिक रिव्यू इज प्रेजेंटेड एनुअली, ये हमको पता होना चाहिए कि जब भी बजट पेश किया जाता है, जब भी बजट पेश किया जाता है, या तो उससे एक दिन पहले या उसी दिन इकोनॉमिक रिव्यू भी दिया जाता है। इकोनॉमिक रिव्यू अगर हम सेंटर से इसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे, तो सेंटर में इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है। और इसकी हम बात करें अगर, तो इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक रिव्यू पे आता हूं मैं, और यहाँ पे क्या है, बजट। तो जैसे मैं बात करूं, बजट आएगा 2021 में, तो ये रहेगा 2021-22 का, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है उसके बारे में। और रिव्यू किसका करेंगे, जो हो चुका है, तो रिव्यू आएगा 2020 और 21 का, ठीक है। ये क्या आएगा, पिछले साल का, कि हमारे जो योजनाएं थी या जो हमने योजनाएं चलाई हैं उन्होंने कितना कार्य किया है, क्या कितना हमें इसका आउटपुट मिला है। और ये क्या बताते हैं, योजनाएं जो आगे आने वाली है, कि या किसी योजना का एक्सपेंशन करना है, कुछ भी करना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें एक चीज और, एक डिफरेंस क्या होता है, ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनल, मीन्स इसकी संवैधानिक कंपल्सरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको देना ही देना है। लेकिन ये क्या है, कन्वेंशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं गया कि आपको इकोनॉमिक रिव्यू प्रेजेंट करना ही करना है। ये वाला जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, ये तो बजट के नाम से जो एक आम जनता के जबान पे है, कैची वर्ड करना जरूरी है। तो बजट कंपल्सरी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो इकोनॉमिक रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि आपको करना ही करना है, कन्वेंशन चला आ रहा है। तो सरकार इसलिए ये लेके आती है, कोई भी गवर्नमेंट इसलिए लेके आती है कि लोगों को अपनी उपलब्धियां दिखा सके, ठीक है। लोगों को उपलब्धियां, आपने देखा होगा आम जनता को पता भी नहीं होता क्या होता है ये, जब तक आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो तब तक आपको कुछ नहीं पता होता कि बजट से पहले कुछ आर्थिक समीक्षा भी आ रही है, ठीक है। तो ये मेन तो उसके लिए है कि आप लोग कैंडिडेट्स, उनके लिए डेटा तैयार हो रहा है,
ताकि एग्जाम में आ सके। ठीक है, तो है इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21। जैसा मैंने आपको बताया कि जब इस साल में आ रहा है तो पिछले साल का पूरा रिव्यू करेंगे, अगले साल आएगा तो 2022-23 का तो बजट होगा, और ये वाला क्या होगा, इकोनॉमिक रिव्यू बन जाएगा। तो कंप्राइजेस द डिटेल एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो। देखो अब माइक्रो और मैं देखो इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ने का मतलब यही है कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। ठीक है, माइक्रो तो एकदम छोटे लेवल पे देखा जाता है, जैसे कि मेरी जो इकोनॉमी, घर की इकोनॉमी कैसे चल रही है, 3 घरों की इकोनॉमी कैसे चल रही है, या फिर एक कॉलोनी की इकोनॉमी कैसे चल रही है। और मैक्रो मैक्रो लेवल पे पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को, इन सबको इंक्लूड किया जाता है, या पूरे स्टेट को इंक्लूड किया जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, द एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस मेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब देखना, एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार बता चुका हूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होती है, मिनिस्ट्री होती है। संभाल दोनों के हेड क्या होते हैं, जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो तो मिनिस्टर्स ही कहे जाएंगे। ठीक है, जो पॉलिटिकल हेड है दोनों के वो मिनिस्टर ही कहे जाएंगे। लेकिन स्टेट में क्या होता है, डिपार्टमेंट विभाग के नाम से जाना जाता है, और सेंटर में उसी चीज को मंत्रालय के नाम से। जैसे यहाँ पे गृह विभाग हो गया और यहाँ पे गृह मंत्रालय हो गया। ठीक है, देन अगर आप देखोगे यहाँ पे शिक्षा विभाग हो गया, यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय हो गया। ठीक, तो यहाँ पे सारे स्टेट में सारे के सारे विभाग रहेंगे और यहाँ पे सारे मंत्रालय रहेंगे। तो आप यही देख रहे हो कि ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने कैसा एफर्ट लगाए हैं, इनकी क्या प्रोग्रेस है। ये ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड क्यों कहा गया है इसको, बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 सबसे बुरा साल गया है। आप देख सकते हो किसी भी, अगर आप लोग एक 1991-92 वाला छोड़ दो पार्ट, तो मतलब स्टार्टिंग में आप देखोगे इकोनॉमी में हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्शन नहीं था, तो उस टाइम हमारी हालत खराब थी, वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा होना कोविड की वजह से, इसको इसलिए क्रिटिकल ईयर नाम दिया गया, क्रिटिकल पीरियड नाम दिया गया। देन इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21, डायरेक्टरेट ऑफ या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स attempts to provide the status of economic growth and progress of socio-economic development of the state। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या प्रोवाइड कराने की कोशिश की है कि स्टेटस है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का, प्रोग्रेस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो स्टेट का, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है इसके द्वारा। ध्यान रखना, निरंजन आर्य जी हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, और चीफ मिनिस्टर का नाम सबको पता ही है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि to provide specific actionable advice on a range of economic growth and development challenges facing the state, especially in areas of fiscal management, productivity enhancement, creation of employment, provision of basic service such as health, sanitation and education, and economic transformation advisory council has been constituted in the state। कोविड-19 के दौरान जो इतनी सारी आपदाएं आई है, उन सब से बचने के लिए चीफ मिनिस्टर जी शायद इसके चेयरमैन रहेंगे, तो उनकी अध्यक्षता में एक ऐसी काउंसिल क्रिएट की गई थी। आई थिंक मैंने करंट अफेयर में भी इसको पूरा कवर कर रखा था। तो एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल है, क्रिएट की गई है इन सब कामों को करने के लिए। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी बातें हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे। और आप लोग जब भी चैप्टर्स ओपन करोगे, जैसे आप एक बार डॉक्यूमेंट देखना मेरे कहने पे, एक बार आप लोग डॉक्यूमेंट देखोगे तो चैप्टर फर्स्ट होगा इसका। तो हम आज चैप्टर फर्स्ट कवर करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक नाम से आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट दिखाई देगा। तो उसमें आपको जैसे स्टार्टिंग में क्या होगा, एक आपको बॉक्स सा दिखेगा पिंक कलर का, उसमें कुछ एक पॉइंट लिखे गए हैं, उसमें कुछ एक पॉइंट लिखे गए हैं हर चैप्टर के स्टार्ट में। तो वहां से क्वेश्चन आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2018 में आप लोगों को याद है काफी वैकेंसीज आई थी अधीनस्थ बोर्ड की, जिसमें एलडीसी एग्जाम हुआ, टीए एग्जाम हुआ, आईए हुआ, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, इंडस्ट्रियल एग्जामिनर का एग्जाम हुआ, काफी सबऑर्डिनेट की पोस्ट आई थी। और इनमें से इन्हीं सब डब्बों में से, ये जो अभी गुलाबी रंग के डब्बे करके पॉइंट दिए गए हैं, इससे पहले वसुंधरा सरकार के टाइम में 3 ऐसे डब्बे बना के इसके अंदर कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। तो उसमें से एकदम सीधा क्वेश्चन उठा के दे दिया कि इस मतलब एक ईयर दे दिया, फॉर एग्जांपल 2017 से 18 के फाइनेंशियल ईयर में राजस्थान में कितनी रोड लाइट्स लगाई गई है, एलईडी रोड लाइट। अब बच्चे सोचते अब ये कौन याद करेगा, याद करना नहीं, आपको एक बार इकोनॉमिक रिव्यू ऊपर ऊपर से देखना, आपको पता चल जाएगा कहां से लगाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे फायदा होता है हम लोगों का। मैं आपको, आप चाहो तो क्वेश्चन चेक कर सकते वाला, ठीक है, आप चाहो तो ये क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइज ऑफ राजस्थान स्टेट इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू रीच इन 2020-21, 2021 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या है। देखो ये भी कहता है थोड़ा सा
एस्टिमेटेड आता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि स्टेट इकोनॉमी है उसका एक्सपेक्टेड साइज कितना हो सकता है, साइज का मतलब कि कितने रुपए की हो सकती है। तो 9.58 लाख करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। हमारे जो राजस्थान की स्टेट इकोनॉमी है 9.58 लाख करोड़ की बनने के अनुमान है, पूरे एक्सपेक्टेड टू रीच है। देन व्हाट इज द शेयर परसेंटेज राजस्थान स्टेट्स जीडीपी ऑफ एंटायर कंट्रीज इन जीडीपी ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, ये क्या है? चलो मैं इसको क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ, इसका कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो, या राजस्थान की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसडीपी है, वो इंडिया के जीडीपी का कितना परसेंट है, ये पूछा गया है। तो राजस्थान की जो जीएसडीपी वो इंडिया के जीडीपी का 4.92% है, ठीक है, 4.92% है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है क्योंकि हम सबको पता है दैट ड्यू टू कोविड 19 की वजह से राजस्थान की इकोनॉमी कितनी गिरने के अनुमान है, मतलब जो परसेंटेज वाइज देखा जाए जीडीपी का, तो पहले से देखो क्या होता है, जीडीपी का अनुमान क्या होता है कि जो पहले साल की, जैसे फॉर एग्जांपल जो 2019-20 की जीडीपी थी और 2020-21 की जीडीपी होगी, ठीक है, तो इसकी जो ग्रोथ रेट से उससे कितनी कम हो रही है वो परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक। तो ये कितना रहने वाला है, 6.61 का अनुमान लगाया गया है। अब बात करें तो पर कैपिटा इनकम पूछी गई थी एसीएफ के एग्जाम में, हाँ एसीएफ के एग्जाम में पर कैपिटा इनकम पूछी गई थी, तो वहां से एक क्वेश्चन है। देन पर कैपिटा इनकम की बात करें राजस्थान में, शिट, ओके, सबसे पहले सेक्टरल कंट्रीब्यूशन कितना है कि अगर बात करें एग्रीकल्चर की, सॉरी ये यहाँ पे आएगी लाइन, एग्रीकल्चर के लिए रहेगा, एग्रीकल्चर का परसेंटेज देखें तो 29.77% टोटल जीडीपी की बात करें, अगर हम लोग टोटल जीडीपी की बात करें, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अच्छा पेज है क्या, ठीक है, टोटल जीडीपी की बात करें तो एग्रीकल्चर का तो हो गया 29.77%। उसके बाद जो रोल है अपने पास इंडस्ट्रीज का है 24.8% और सर्विस सेक्टर का है 45.33%, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर में कौन कौन से आते हैं, इंडस्ट्री में क्या है और सर्विस में क्या है, ये इसी का लाइन है। देन पर कैपिटा इनकम 2020-21 में एक्सपेक्टेड कितनी है, 1,09,386 रुपए, मतलब हर व्यक्ति, राजस्थान में रहने वाले हर व्यक्ति के पास कितने रुपए होंगे, 1,09,386 रुपए, ये पर कैपिटा इनकम है। देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2020-19 का जीएसडीपी का 27.20% रहेगा, ठीक है। तो ये सारे डेटाज हैं जो हमको याद रखने ही है, क्यों, क्योंकि पिंक बॉक्स में दिए गए। होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल कमोडिटी, ये सारे मैं कवर करूंगा अभी, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ये सब चीजें। तो कमोडिटी मूव फ्रॉम 310.56 in year 2019 to 330.86 in 2020, registering an increase of 6.54%। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स पूछा जाए कितना ऊपर गया है तो इसका मतलब 6.54 तो परसेंटेज में गया है, और संख्या में देखा जाए तो 330.86, ये सब क्या है हम अभी देखेंगे इसको। देन द जनरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर राजस्थान, प्राइस इंडेक्स की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसमें 5.62% की बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी हुई 153.06 अब हुआ है, मींस 2019 में कितना था, 144.91, और 2020 में कितना हो गया, ये हो गया। अब देखो इसमें एक मोटे मोटे तौर पे इन सब चीजों का आइडिया रखना है, क्योंकि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का डेटा है इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को संख्याएं देखने को मिलेगी इस वजह से, लेकिन फिर भी ये जो शुरू के ये जो मैंने आपको बताए हैं अभी तक के, ये याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि ये पिंक बॉक्स में दिए गए हैं, और पिंक बॉक्स का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे उठा के पूछ ले जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ, देखो सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आप लोग को, स्टेट इकोनॉमी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात एक बार छोड़ दी जाए, मैं आपको जीडीपी का एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जीडीपी क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये पेन की एक इंडस्ट्रीज है, पेन है, तो किसी भी इंडस्ट्री को डालने के लिए क्या चाहिए होता है, लैंड, लेबर, देन कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, चार चीजें चाहिए होती है। लैंड का किराया देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे, इसका रेंट देना पड़ेगा, इसको वेजेस देने पड़ेंगे। कैपिटल आप लोगों को किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा तो इनको आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस में मूल तो जमा कराना ही है। और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या लगता है, रिस्क लगता है।
गट्स रिस्क ये सब लगते हैं। कोई पेन की इंडस्ट्री है, इन चारों चीजों पे डिपेंड है। कोई भी इंडस्ट्री में, बस आपको एक माइक्रो लेवल में बता रहा हूँ, पेन की इंडस्ट्री है, इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, पेन का प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन में कौन कौन सी कॉस्ट लगी, ये चारों कॉस्ट लगी। ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है, ये है। फिर जब ये मार्केट में आएगा तो कुछ टैक्सेस लगेंगे, टैक्सेस लगे तो ये किस में आ गया, मार्केट में। टैक्स लगने के बाद किस में आ गया, मार्केट में आ गया। अब ये क्या हो गया इसका, फिर इसमें हो सकता है कुछ सब्सिडी मिल जाए, ठीक है, कुछ सब्सिडी दे दी जाए। सब्सिडी देने के बाद जो इसका प्राइस आएगा, मार्केट प्राइस आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रोडक्शन यहां से 10 पेन का हुआ और इसमें फॉर एग्जांपल यहां तक आके जो इसके यहां तक का जो रेट था, टैक्सेस देने तक का जो रेट था, आप मान के चलो एक पेन के 2 रुपए लग रहे हैं, लेकिन ये बिका कितने में, 10 रुपए में मान लो। ठीक है, 10 रुपए में बिका। अब यहां से क्या हुआ, लगने वाले को मान लो टैक्स वैक्स दे के 5 रुपए बच रहे हैं, सब कुछ देने के बाद, ये सब कुछ चीजें देने के बाद एक पेन पे 5 रुपए बच रहे हैं, किसके, एंटरप्रेन्योर के। अब ये क्या करेगा, यहां से प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और यहाँ पे आके क्या होगा, मार्केट में बिक्री ज्यादा होगी, फिर वापस प्रॉफिट बढ़ा, ये इंक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हुआ। तो ये पूरा एक साइकिल चलता जाता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ पे बिक्री बढ़ेगी, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा, यहाँ पे बिक्री बढ़ी। अब इन सब से क्या होता है, जो एक साल में ये पूरा काम चल रहा है ना, एक साल में इन्होंने जितने पेन क्रिएट कर दिए, जितने पेन इन्होंने बना दिया, वो क्या जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जाएगा। ठीक है, एक साल में जो पूरा प्रोडक्शन हुआ है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जाएगा। उसके बाद ये तो एक साल की बात होगी, अब और सिर्फ एक पेन की बात होगी, एक साल की बात होगी और सिर्फ एक पेन की बात होगी। अब हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारी चीजें बन रही है, तो उन सब चीजों को एक साथ लिया जाएगा, इसमें से सब चीजों को मतलब बहुत सारी चीजें इसमें से ली जाएगी, काउंट की जाएगी और जीडीपी निकाल लिया जाएगा। ये हो गया। अब एक चीज और आती है, मैं आपको 2-3 कंसेप्ट ऐसे लेके चलता हूँ बता के, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, वो सामान जो हम अपने खरीद, जो यूज के लिए कोई भी खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कार खरीद के लाता हूं तो कार फाइनल गुड भी हो सकती है और इंटरमीडिएटरी गुड भी गुड्स भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं अपने घर पे चलाने के लिए लाऊं, हो सकता है ओला उबर वाले खरीद के ले जाएं किराए पे चलवाने के लिए। यही मैं बात करूं चाय पत्ती, चाय पत्ती हो सकता है मैं घर पे चाय बना के पीने के लाऊं, हो सकता है होटल वाले, कोई ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले चाय बना के बेचने के लिए लेके जाएं। ऐसे क्या हो सकता है, स्टील हो सकता है हम अपने घर पे फाइनल यूज लगाने के लिए लेके आए, या हो सकता है कार कंपनी वाले कार बनाने के लिए लेके जाएं। तो फाइनल गुड्स ही इसमें सिर्फ और सिर्फ काउंट किया जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्यों होता है, फाइनल गुड्स हम इसमें यहाँ पे जीडीपी में काउंट क्यों करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कार वाले ने स्टील खरीदी तो स्टील एक बार बिकी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की बिकी, तो हमने क्या किया कि हाँ भाई स्टील बिक गई, 100 रुपए काउंट कर लो जीडीपी में। अब कार बनाने वाले को प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपए पड़ रहा है, लेकिन वो स्टील के रुपए तो ग्राहक से निकालेगा, 100 रुपए और जोड़ेगा, तो अब ग्राहक को कितने देने पड़ रहे हैं, 200 रुपए। तो ये 100 रुपए जो एक बार जुड़ चुके थे वो वापस से जीडीपी में जुड़ जाएंगे। तो इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इन सब चीजों को जीडीपी से निकालने के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स इसमें काउंट में लिए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट मेरे द्वारा बताया गया, आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो रट्टा मारो। इसमें तो वैसे रट्टा मारना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं आता तो रट्टा मारो जिंदाबाद वाली कहानी है। ठीक है, ओके। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हमको क्या क्या पता चलता है, बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। अब एक नेट प्रोडक्ट भी आएगा तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे, पहले जीडीपी देखते हैं, जीएसडीपी। तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिक राजस्थान हैज बीन ब्रिंगिंग आउट एस्टिमेट ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस एंड मेकिंग देम अप टू डेट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द गाइडलाइंस और मेथोडोलॉजी प्रोवाइडेड बाय नेशनल अकाउंट इकोनॉमिक रिव्यू। ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये छोटी सी एक कहानी थी जीडीपी के बारे में, स्टेट जीडीपी के बारे में। अब हम बात करते हैं स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बता ही दिया आपको, आई थिंक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस स्टेट, हाँ स्टेट में जीएसडीपी होता है। जीएसडीपी डिफाइंड एज ए मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, दिख रहा है ये, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या है कि हम जो बेच रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं, वो सर्विसेज में आएगा। उसके बाद हम हॉस्पिटल में, बैंकिंग में, और उबर वाले जैसे आप लोगों को ट्रांसपोर्ट में सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराए, तो वो भी किस में आ जाएगी, सर्विसेज भी आ जाएगी इसमें। प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अकाउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। विदाउट डुप्लीकेशन मैंने बता ही दिया था, इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें काउंट नहीं करना। The estimated of GSDP are prepared on current as well as constant price। अब एक नई टर्म और आई है, करंट प्राइस और
कांस्टेंट प्राइस। ओके, तो सबसे पहले तो क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, राजस्थान के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस में आ जाएगा, हमारे जीएसडीपी में आ जाएगा। कुछ भी है, वॉट एवर मैटर, राजस्थान के डोमेस्टिक का मतलब ये बाउंड्री से रिलेटेड है, डोमेस्टिक का मतलब क्या है, बाउंड्री से रिलेटेड है। डुप्लीकेशन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं करंट और कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में देखो क्या डिफरेंस होता है। करंट प्राइस तो होता है कि 2020-21 में क्या रहा हमारा जीडीपी। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि हमारा जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम का मैं एग्जांपल जीडीपी मान लेता हूं। जीडीपी कितनी रही है, 120 रही है, 120 रुपए मान लो, एक बार हाइपोथेटिकल है, वैसे परसेंटेज में होते हैं, मान लेता हूं हमारी जीडीपी कितनी रही है, 120 रही है। लेकिन ये सही है या नहीं, सही में 120 सही है नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि हो सकता है 2019-20 में 1 रुपए की 8 टॉफी आती हो, ठीक है, 1 रुपए की 8 टॉफी आती हो, लेकिन इसी साल में यही क्या होगी, 1 रुपए की 4 टॉफी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, रुपए की वैल्यू तो कम होगी ना, रुपए का डिवैल्यूएशन होगा, रुपए की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई, महंगाई का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो ये जो चीज है, ये रियल जीडीपी को, जो करंट प्राइस पे वो रियल को कभी भी डिपेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता। बस पिछले साल से कितना बड़ा, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि बहुत साल पहले आप सुनते होंगे, आपके दादा दादी कहते होंगे 25 पैसे में साड़ी आ जाया करती थी, ठीक है, आज की तारीख में 25 पैसे बंद हो चुके हैं, ठीक है, 250 से कम में आपको कोई साड़ी देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको एकदम कम रेट बता रहा हूँ, 250 रुपए से कम में कोई भी साड़ी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप देखोगे कि आपके हाथ में आज अगर 2,500 रुपए भी आप कमा रहे हो तो किसी काम के नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे तो आप इनसे भी घाटे में जाओगे, 25 पैसे का जो आता था उनसे भी घाटे में जाओगे, इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हो तो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, 120 रुपए, 120 रुपए का जो सामान अभी आ रहा है, रियल वैल्यू को डिपेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कोई कांस्टेंट प्राइस लेना पड़ता है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब कोई ऐसा साल जिसमें महंगाई बहुत कम हो, इन्फ्लेशन ज्यादा ना हो, रुपयों में उतार चढ़ाव न गया हो, तो हम जाएंगे उतनी पीछे। तो हम मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2011 को बेस ईयर मानता हूँ, एक बेस ईयर मानना पड़ता है, और बेस ईयर को मैं क्या मानूंगा, कांस्टेंट प्राइस। इस बेस ईयर पे जो प्राइस निकाला जाता है उसको कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है। अब मैं कहूंगा कि इस टाइम 100 रुपए जीडीपी थी, तो ये कितनी बड़ी है, यहाँ पे 20%। इसका मतलब जो रुपए का डिवेल्यूशन हुआ है वो 20% के हिसाब से हो गया। तो जो सामान उस टाइम 100 रुपए में आया करता था, वही सामान कितने में आ रहा है, 120 रुपए में आ रहा है। तो ये क्या होता है, जीएसडीपी, एनएसडीपी, पर कैपिटा इनकम, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जो भी निकालना है निकालो, सबका बेस जो ईयर है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट सेम होता है। क्यों निकाला जाता है, क्योंकि करंट पे हमको सही में नहीं पता पड़ पाता क्या है, इसलिए हम कांस्टेंट प्राइस पे ये सारी चीजें निकालते हैं। ओके, तो जीएसडीपी एट करंट प्राइस, अब उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ आएगी ये चीज क्या है, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। सो द एस्टिमेट ऑफ जीएसडीपी एट करंट प्राइस आर ऑब्टेन्ड बाय इवैल्यूएटिंग द प्रोडक्ट एट करंट प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जो मैंने बताया अभी कि जो पूरे साल में जो प्राइस चला है, जो मैंने 120 रुपए एग्जाम्पल लिया था, उस पे निकाला जाएगा तो करंट प्राइस कहा जाएगा। यही चीज लिखी था, एस्टिमेट्स ऑफ जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस ओवर द टाइम डू नॉट रिवील द एक्चुअल प्राइसेस, ठीक है, जो जीएसडीपी है वो एक्चुअल प्राइस नहीं बताता। मैंने बताया ना क्यों, क्योंकि 120 रुपए अगर फॉर एग्जांपल 120 जीडीपी बता रहा है, और आप ऐसे कह सकते हो कि 10% जीडीपी बता रहा है, और पिछले साल हो सकता है 8% रही हो, तो ये जीडीपी जो आ रही है वो किससे आ रही है, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उससे। और मैंने जो आप लोगों को एक चीज समझाई थी यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू से, तो हो सकता है कि यहाँ पे रेंट बढ़ गया हो, यहाँ पे वेजेस बढ़ गए हो, यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ गया हो, इस वजह से इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई हो। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब यहाँ से इसको 4 रुपए का एक पेन पड़ रहा हो, ठीक है, देन इस, और यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ी है वो 12 रुपए हो गई हो, तो यहाँ से तो ये चीजें बढ़ गई, लेकिन इसके बैक एंड में भी आप देखोगे तो सारी की सारी जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। तो आप एडजस्ट करोगे तो हो सकता है माइनस में जाए, प्लस में ना रहे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ओके, ठीक है। डू नॉट रिवील कंटेंट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम जीएसडीपी निकालते हैं, करंट प्राइस पे कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे भी करता है, और प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी करता है। अब हम आते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, जीएसडीपी और कांस्टेंट प्राइस। और एक बात ध्यान रखना, अगर हम बात करें राजस्थान के लिए, जीएसडीपी का बेस ईयर क्या होगा, जीएसडीपी का बेस ईयर क्या होगा, तो इसके लिए हम ऑप्शन आएंगे बहुत सारे, तो इसमें से हमको क्या लगाना होगा, 2011-12 क्या है इसका बेस ईयर, ब्रैकेट में इसका बेस ईयर लिखा गया है,
बेस ईयर का मतलब इस साल पे कंपेयर करके 2020-21 का इससे कंपेयर करके निकालेंगे तो हमको एक्चुअल पता चलेगा कि इस बीच में कितनी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, तब हम एक्चुअल प्राइस निकाल सकेंगे, उसको एडजस्ट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6% था और यहाँ पे 10% है, तो हमको एक चीज समझ आ रही है कि महंगाई कितनी बढ़ी है, उसको एडजस्ट करने के बाद हम निकालेंगे तो हमको पता चलेगा अच्छा इतनी हमारी ग्रोथ रेट है रियल में। So in order to eliminate effect of price or inflation, the estimates of GSDP are also prepared by evaluating the goods and service rate price prevailing in the fixed year, non-age base year, and are the known the estimate of GSDP at constant price. हो सकता है यहाँ पे दो नंबर की डेफिनेशन आ जाए, इस एग्जाम में तो किसी और एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बेस ईयर क्या कंसेप्ट है, करंट प्राइस क्या कंसेप्ट है, देन हमारा कांस्टेंट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है, प्रोडक्शन प्राइस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स प्रोडक्शन में काम आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये और इनमें क्या कौन कौन सा खर्चा लग रहा है, उसके बाद मार्केट प्राइस होते होते टैक्स लगेगा, सब्सिडीज मिलेगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर काम में आते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट सिंपल इनको ध्यान रखना। अब इस सीधी की सीधी टेबल मैंने उठाई है कहाँ से, इकोनॉमिक रिव्यू से। जीएसडीपी बताई है राजस्थान की, ये करंट प्राइस सॉरी ये कांस्टेंट प्राइस पे, और बेस ईयर याद रखना, जीएसडीपी का बेस ईयर क्या रखा गया है, करंट प्राइस का सॉरी कांस्टेंट प्राइस का 2011-12 और करंट प्राइस ये रहा। अब आपको इसमें से कम दो तो याद रहने ही चाहिए, ये दो तो याद रहने ही चाहिए। तो आप देख सकते हो करंट प्राइस पे कितना ज्यादा चला गया, 11.24%, लेकिन कांस्टेंट पे सिर्फ कितना था, इतना था। देन ये करंट पे 8, ये और इस साल माइनस में है। ये माइनस का मतलब ये नहीं कि हमारी ग्रोथ रेट माइनस में चल गई, अगर हम इसके कंपेयर करते हैं उससे पता हमको चलता है कि माइनस में गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप देखोगे यहां से तो बढ़ गया, ठीक है 92 से 99 हो गया, लेकिन यहां से कितना आ गया 95। इसका मतलब ये नहीं हम ग्रोथ ही नहीं कर रहे, हमने एक साल में इतने रुपए बनाए हैं। अगर आप ये सोचो कि एक साल में हम -4 रुपए में चल गए, तो ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हमने 9,95,000 सॉरी 9,57,912 रुपए तो बने ही बने हमारे। सॉरी ये करोड़ों में है सबसे पहले, तो इसके बाद करोड़ और लगाना, मैं इसको एक सिंपल टर्म के लिए रुपए यूज कर रहा हूँ। लेकिन पिछले साल कितना बना था, तो पिछले साल से कितना कम हुआ है वो चेक किया इसमें। ओके, तो ये 3 और ये 3 ये एकदम याद रहना चाहिए। सेम इंडिया का और राजस्थान का कंपेयर किया गया है, और मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना ज्यादा पूछा जाएगा, मतलब कि इतना कंपेयर करके पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़े रहेंगे हम लोग, आंखों के सामने से निकला रहेगा, तो हो सकता है एग्जाम में अगर आ भी जाए गाहे उगाहे क्वेश्चन, तो हम लोग करने में सक्षम रह पाएंगे। ठीक है, तो एक बार इस टेबल पे थोड़ी सी सरसरी निगाह से नजर मार लेना, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, डेटा ये याद करना है तो याद करना है। देन कांस्टेंट प्राइस पे है, कांस्टेंट प्राइस है ये तीनों, और उसके बाद राजस्थान का है, तो इंडिया और राजस्थान का कंपेयर किया हुआ है। बाकी ये तो याद रखनी है, कंपलसरी याद रखनी, ठीक है। तो कैसे भी हमने कुछ भी कैसे भी बना के याद रखो, आप पे डिपेंड करता है। अब क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो मैं इसमें चीज बताता हूँ, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो मैंने किस पे बताया था, फाइनल गुड्स पे। एक आपको छोटा सा एग्जांपल लेके दे रहा हूँ, बड़े लेवल पे तो समझने का मतलब ही नहीं, फाइनल गुड्स पे बना के दिया मैंने। इसका मतलब जैसे कि मैं कह रहा हूँ 10 रुपए के 10 सामान बिके एक साल में, तो इसका मतलब मेरी जीडीपी कितनी होगी, 100 रुपए की। ठीक है, मैं कितनी होगी, 100 रुपए की जीडीपी होगी। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जीडीपी निकालूंगा, तो ये 10 पेन बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मशीन लगा रखी है, तो मैंने बताया ना कि जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें सब कुछ ऐड होके आता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगली बार यही मशीन क्या कर रही है, 10 पेन बना रही है, 10 रुपए की बिक रहे हैं, वापस 100 रुपए आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, प्रोडक्शन कॉस्ट में सब ऐड होता है, मतलब मशीन खरीदना, लेबर लेना, जो भी है सब कुछ। लेकिन आप एक बात सोचो कि एक मशीन है, आप कोई बाइक भी ले रहे हो, एक साल उसको चलाई तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, मशीन खराब होती है, डेप्रिसिएट होती है। फिर वापस चलाई वो गाड़ी, वो उसकी और वैल्यू कम हो जाती है, फिर तीसरे साल में वैल्यू और कम हो जाती है। और ऐसा है कि 15 साल के अंदर गाड़ियों का जो होता है स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, अभी आपने चेक किया होगा इसको, कि गाड़ियां खराब रहती है, इसका रजिस्ट्रेशन बहुत महंगा होता है। तो मतलब 15 साल किसी भी बाइक की या व्हीकल की एक एज कह सकते हो आप लोग, उसके बाद हम खींच रहे हैं तो वो अपने ऊपर है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह जो भी है पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाता है। तो सेम हर मशीन के साथ होता है। मैंने एक सिंपल सा एग्जाम लिया, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस साल में फर्स्ट ईयर में ये मशीन एकदम नई खरीदी गई थी, और इसकी उम्र कितनी है, 20 साल है, इसकी उम्र 20 साल है। तब
इस टाइम पे मैंने क्या किया था, जो 10 रुपए का पेन बेच रहा हूँ उसमें मैंने मशीन को खरीदने का सब कुछ ऐड किया था, मतलब मैं सारा का सारा कॉस्ट प्राइस उसमें ऐड हुआ। अब इस साल आऊंगा तो इसकी कीमत कितनी कम हो जाएगी, 1/20, क्योंकि सॉरी, उम्र, मशीन की उम्र कितनी कम हो जाएगी, 1/20, क्योंकि 20 साल में इसको खराब होना ही होना है। इसका मतलब मशीन की जो कीमत है जो मेरे को ऐड करनी पड़ेगी 19/20 करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कितनी कर रहा हूँ, पूरी 10 रुपए कर रहा हूँ, इसमें से कुछ मैंने माइनस नहीं किया। तीसरे साल में मुझे 18/20 ऐड करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसकी कीमत वैल्यू, इसकी जो उम्र है कितनी कम होगी, 2/20। इसका मतलब इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता, डेप्रिसिएशन होता जा रहा है। तो इस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस करना क्या कहलाता है, इस डेप्रिसिएशन को, जो टूट फूट हो रही है, जो खराबी आ रही है, जो इसकी उम्र कम होती जा रही है, लेकिन हम उसको फ्रेश के हिसाब से ऐड करते जाते हैं, तो इस डेप्रिसिएशन को कम करना, इसमें से माइनस करना क्या कहलाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ आई ये चीज। जो जो भी मशीन है उसमें टीयर वियर हो रहा है उसको माइनस करेंगे। और ये सेम क्वेश्चन आया था एसीएफ के एग्जाम में, उसमें ये पूछा था कि जो टीयर वियर होता है वो कौन से किसके अंतर्गत जोड़ा जाता है, ऐसा इस टाइप से कोई क्वेश्चन आया था। तो ये ध्यान रखना, जो टीयर एंड वियर हो रहा है वो नेट के अंदर आता है। किस में से माइनस करा हमने, ग्रॉस में से माइनस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वही चीज है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल का मतलब हम जो खर्चा लगा रहे हैं, ठीक है, हम जो खर्चा लगा रहे हैं, जैसे खर्चे की बात मैंने आपको बताया था ना कि हम कैपिटल, लैंड कैपिटल, तो कैपिटल में हम दो तरह से खर्चा करते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वेरिएबल कैपिटल। फिक्स्ड में क्या होता है, जो हमने मशीनरी है वो खरीद के रख ली, फिक्स है। वेरिएबल में रॉ मटेरियल आ रहा है बार बार, तो ये वेरिएबल में जाएगा, लोगों की तनख्वाह देनी है, बढ़नी है, कम होनी है, अचानक से कोई आग लगी, वो सारी चीजें होती हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू फिगर्स टू डिराइव एट नेट स्टैक प्रोडक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है एक ही लाइन में, और मैंने थोड़ा सा इसको सिंपल करके समझा दिया। सीएफसी मेजर्स द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द पार्ट ऑफ द कैपिटल स्टॉक विच हैज बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर। ओके, नेक्स्ट हमारा एनएसडीपी कॉस्टेड, सेम चीज है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको इसमें डेटा देखने को मिलेगा। कांस्टेंट प्राइस इसका भी 2011-12 रखा गया है, मतलब बेस ईयर इसका भी 2011-12 रखा गया है। तो कांस्टेंट है, लाइकली टू मतलब कि 2019-20 में कितना था, 5.12%, और 2020-21 में कितना हो गया ये, 6.58%। ठीक है, तो सेम किस में, करंट प्राइस में देख लेना, और ये टेबल है, वहां से अच्छा टेबल देख लोगे तो ये डिक्लाइन है, 6.58%, माइनस का है। ये प्लस था, ये प्लस था, सेम चीज यहाँ पे प्लस प्लस और ये माइनस। तो ये यहाँ से आपको ये तीन डेटा याद रखना है वापस से, ये अलग से टेबल बना के रख लेना, मतलब एक पेज बनाना अलग से, वहां पे लिख लेना अपने जीएसडीपी, फिर इसके नीचे करंट एंड कांस्टेंट, और इसके ब्रैकेट में, कांस्टेंट के ब्रैकेट में बेस ईयर, देन एनएसडीपी, करंट, कांस्टेंट। फिर यहाँ से स्टार्ट करना 3 साल के याद करने के लिए, यहाँ से डेटा इसको लिख लेना, लिख के अपने एक रूम में जहाँ पे पढ़ते हो कागज पे लिख के चिपका लेना, ताकि आंखों के सामने रोज पढ़ता रहे और आपको याद होता रहे। अब हम बात करें जीएसपीए की, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, जो कांस्टेंट बेसिक प्राइस यही रखा गया इसका 2011। इसमें एग्रीकल्चर का परसेंटेज, इंडस्ट्रीज का परसेंटेज और सर्विस का परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो ये 2011-12 कांस्टेंट पे है, और ये इसका है, ये कितना है, 29.45। आई थिंक हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये चीज है और ये चीज है। ओके, सो सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट कितनी है कांस्टेंट प्राइस पे, तो सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट रही है 2020-21 में 3.41%। ये इंडस्ट्री की माइनस में, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, देखो माइनस में जाना ही है। एग्रीकल्चर का काम चलता रहा था, छूट दी गई थी, फसलें काट लो, जो करना कर लो, लेकिन बाकी इंडस्ट्री सारी बंद थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। सो ये, और सर्विस तो मान लो एकदम ही बंद हो गई, तो -10% है। और सबसे अच्छी सर्विस किस में गई थी, 2018-19 में 10% से भी ज्यादा गई थी। देन ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। तो ये सारे के सारे डेटा 3 साल के ये भी याद कर लेना कि सर्विस सेक्टर, सर्विस वाइज ग्रोथ कितनी हुई है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कौन सी इकोनॉमी है, तो आप इसको कह सकते हैं सर्विस लेड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी कही जाती है, सर्विस लेड इकोनॉमी कही जाती है, क्योंकि जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो बेस्ट कहा जाता है। मतलब यहाँ से आप देखोगे लगभग 50 से 60% के बीच में जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है उस, और बाहर से जो रुपए आ रहे हैं वो सारे हैं, उसमें भी सबसे बड़ा पार्ट किसका, सर्विस सेक्टर का भी, आईटी सेक्टर का।
ठीक है। उसके बाद सर्विस लेड इकोनॉमी कही जाती है। देन अगर आप बात करेंगे यूएसए की, तो यूएसए की कंजम्पशन बेस्ड कही जाती है, कंजम्पशन बेस्ड। तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और इसको बताने के बाद बाकी की बातें हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा बोरिंग सा भी लगना लगेगा इतनी सारी चीजें एक साथ देख के। तो देखो इसमें मैं आपको बताऊं अगर, तो थोड़ा सा आपको 2 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। ओके, देखो क्या होता है कि यूएसए की कंजम्पशन बेस्ड क्यों कही जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्स लग रहा है कंजम्पशन पे लग रहा है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब वहां पे आप लोग देखोगे कि 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया था, आप लोगों ने सुना होगा, सारा जो सेक्टर था खराब हो गया था, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल मंदी आ गई थी, इंडिया बचा रहा था, वो सारी अलग बातें। लेकिन वहां पे होता क्या है, रीजन क्या होता है, कंजम्पशन बेस्ड का मतलब क्या है कि सबके पास कार है। क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास रुपए हैं तो ठीक है, वरना आप बैंक से जाके क्या ले लो, लोन ले लो। मतलब आपको कंजम्पशन करना है, आपको उपभोग करना है, हर चीज का उपभोग करने के लिए आप क्या करोगे, पैसा लोन में उधार ले सकते हो। ठीक है, उधार लेने का मतलब आप इसको इकोनॉमी में खर्च करोगे। जैसे कार मालिक को इन्होंने क्या दिया, कार खरीदी जाके कार मालिक ने दिया, कार मालिक को प्रॉफिट हुआ, वो जाएगा और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। ये प्रोडक्शन करेगा तो ये पैसा किस में जमा करेगा, बैंक में जमा भी करेगा और उधार भी लेते हैं, दोनों काम चलता है। तो मतलब इनका पूरा का पूरा एक सर्किल बन जाता है बहुत अच्छा कंजम्पशन बेस्ड में। अब जितना ज्यादा लोग कार खरीदेंगे उतना ज्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं सिर्फ कार की बात कर रहा हूँ। बात करें हम लोग आईफोन की, जब भी नया आईफोन लॉन्च होगा सारे अमेरिकी जाते हैं, नया उसका वर्जन खरीद के लिए आते हैं, भले पैसे नहीं है, बैंक से लोन उठा लिए, कंजम्पशन के लिए बस पैसा मिलना चाहिए उनको। बैंक वाले क्या करते हैं, लोन इनको दे तो रहे हैं, लेकिन वो चेक नहीं करते इनकी पे बैक क्षमता है, यानी मतलब रुपए वापस ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सारे के सारे। ठीक है, इनकी 0.5%, 1% इंटरेस्ट रेट होती है। अब हुआ क्या था कि अमेरिका है, अमेरिका जैसा बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, तो यूरोप के जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, और जो भी बड़े बड़े देश थे उन सभी लोगों ने अपना पैसा यूएसए में डाल रखा था। ठीक है, यूएसए के बैंक्स में लेमन ब्रदर्स, आई थिंक उस बैंक का नाम था, जो सबसे बड़ा बैंक गिना जाता था एक जमाने में, और वो एक साथ ही कोलैप्स हो गया, उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। लेकिन इंडिया वाले जो हैं उन्होंने यूएसए में अपना पैसा नहीं डाल रखा था, वहां से इवन जबकि पैसा आता ही है रेमिटेंसेस के रूप में, वहां के लोग काम करते हैं, अपने देश में पैसा भेजते हैं। तो हुआ क्या था, यूरोप के बैंक्स ने, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबने पैसा डाल रखा है। और मैंने क्या बताया कि ये जो इनकी पॉलिसी है चेक ना करना कि रुपए दे सकते हैं कि नहीं। इंडिया में आप जाओगे लोन लेने तो पहले चेक करेंगे कि आप रुपए दे सकते हो कि नहीं, आपके कागज गिरवी रखवाएंगे, मतलब मोर्टगेज रखवाएंगे, काफी कुछ कोलेटरल रखवाए जाएंगे। 50,000 तक का मान लो ऐसे ही दे दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इन सबको आप देखोगे तो कहाँ पे हमें, ठीक है, कंजम्पशन में। तो इससे क्या होगा कि सबने अपने रुपए डाल रखे हैं इसमें। अब रियल एस्टेट का था, रियल एस्टेट का क्या हुआ, सबने मकान खरीद लिए अपने लोन ले लेके, लेकिन जब वापस करने की बारी आई तो उनका हमारे पास पैसे ही नहीं है, कोलेटरल को रखवा नहीं रखा। लेमन ब्रदर्स में सबने पैसे डाल रखे थे, वो बैंक कोलैप्स हुआ, इधर से बैंक को इसने अपना को दिवालिया घोषित किया। समझ लो कि इन्होंने अपने पैसे डाल रखे हैं, इन्होंने डाल रखे हैं, 4 देशों ने डाल रखे हैं। तो जब ये दिवालिया घोषित हो गया, इसका मतलब ये भी इनको रुपए वापस नहीं देगा जिन्होंने पैसे डाले हैं। तो ये इसके मतलब कि कोई भी होगा, जैसे कि इसने 100 रुपए कहीं पे डाल रखे, तो आगे प्लानिंग करके बैठेगा कि मेरे को वहां से 110 रुपए मिलेंगे तो मैं उस हिसाब से करूंगा। अब जब रुपए वापस आ नहीं रहे तो इनकी स्थिति डाउन होगी, अदर कंट्रीज की स्थिति डाउन होनी स्टार्ट होगी। जब देश में पैसा नहीं बचता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है काफी। ठीक है, तो ये एक पूरी साइकिल बनती है इकोनॉमी को लेके। तो ठीक है, यहाँ पे आज इतना ही करेंगे हम लोग। उसके बाद आगे के जो इंडिकेटर है, जैसे पर कैपिटा इनकम हुआ, देन सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इंडस्ट्रियल इंडेक्स, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये अभी चैप्टर फर्स्ट चल रहा है इकोनॉमिक सर्वे का। मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।